यूनियन बजट 2024-25 निर्मला ताई ने संसद में पेश कर दिया है। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हों कि निर्मला ताई ने तो अभी फरवरी में भी बजट प्रस्तुत किया था, वो क्या था। उस बजट को अंतरिम बजट कहा जाएगा। अंतरिम बजट वो होते हैं जो चुनावी साल में प्रस्तुत किए जाएं। इस साल लोकसभा का चुनाव था, इसीलिए फरवरी के बजट को अंतरिम बजट कहा जाएगा। बजट की आज की इस क्लास को एमपीपीएससी के लिहाज से ही कंप्लीट करेंगे। जो भी डायमेंशन हमारे सिलेबस में खासकर इकोनॉमिक्स के मेंस और प्री में दिए गए हैं, बस उन्हीं फैक्टों को और उन्हीं डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। पूरे बजट का आप उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा एमपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा। प्री और मेंस दोनों के लिहाज से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बजट से संबंधित कुछ फैक्ट जो आपको मालूम होने चाहिए। आज़ादी के बाद से जब से बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पहले इंग्लिश में ही प्रस्तुत होता था। 1956 में पहली बार बजट को हिंदी में भी छापा गया। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है, बूजे से। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दुनिया का जो पहला बजट है रॉबर्ट वॉलपल ने सन 1773 में प्रस्तुत किया था, और भारत का जो पहला बजट है वो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। उस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। वर्ष 18 फरवरी 1860 की बात है। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर तिथि की बात करूं तो 26 नवंबर 1947। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत किया है। कुछ वित्त मंत्री ऐसे भी रहे हैं जो बजट ही प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसमें केसी नियोगी, नंदन बहुगुणा जी शामिल हैं। ये वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश करने के हकदार नहीं हो पाए। कमेंट करके बताइए निर्मला ताई ने ये जो अभी बजट प्रस्तुत किया है 23 जुलाई को, यह कौन से नंबर का बजट था। अगला प्रश्न ये है कि संविधान में इसका कोई प्रावधान है? बजट को लेकर संवैधानिक कई सारे प्रावधान हैं। पहला प्रावधान तो ये है कि बजट को संविधान में बजट नहीं कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से पहचाना गया है। अनुच्छेद 112 में पूरा लिखा पढ़ी होती है, टैक्स लगाने से लेकर टैक्स खर्च करने तक। अपनी मर्जी सरकार टैक्स ना लगा सकती है ना खर्च कर सकती है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 265 कहता है टैक्स वसूला जाएगा या नहीं वसूला जाएगा। अनुच्छेद 266 कहता है पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा ये भी संविधान में लिखा है, पैसा कहाँ से जाएगा ये भी संविधान में लिखा है। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको याद हुए होंगे। बाकी पॉलिटी के फैक्ट हैं, शुक्ला सर और अच्छे से आपको समझा रहे होंगे, क्लास आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं बजट की। बजट को लेकर दो ही प्रश्न आते हैं। पहला, बजट अच्छा है या बुरा है। दूसरा, किसको क्या मिला। तो पहले नज़रिए पे बात करते हैं कि बजट अच्छा है या बुरा। स्टूडेंट होने के नाते आपको ये समझना होगा कि बजट ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये नज़रिए पर डिपेंड करता है। जो जैसा होगा बजट उसको वैसा दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉई है, कहीं नौकरी करता है, तो उसको बजट कब अच्छा लगेगा? जब उसको डिडक्शन मिल जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर उसको मिलेगा तो उसको लगता है कि बजट बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टर है तो वो चाहेगा कि उसको इन्वेस्टिंग के लिए जो प्रोसेस हो रही है उसमें छूट मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति जॉब सीकर है तो वो चाहेगा उसको रोजगार मिल जाए। और यदि कोई व्यक्ति बोअर है तो वो चाहेगा कि उसको सस्ता ऋण मिल जाए। क्या इस बजट में इन सभी कैटेगरियों का ध्यान रखा गया है? जिसका रखा गया होगा वो बोल देगा कि बड़ा अच्छा बजट है, जिसका नहीं रखा गया होगा वो बोल देगा कि बजट हमारे काम का नहीं है। इसीलिए बजट अच्छा या बुरा नहीं होता है, बजट बजट होता है, नज़रिए पर डिपेंड करता है। जिसका जैसा नज़रिया वैसा वो बजट प्रस्तुत करेगा। बजट में कई सारी खामियां हैं, कई सारी अच्छाइयां हैं। पहले अच्छाइयों को समझिए। अच्छाई ये है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दिया गया है। तो इससे क्या है, जो सोना इत्यादि चीज़ें बाहर से आती हैं उसकी कीमत कम हो जाएगी, यानी आयातित वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। एंजल टैक्स को जीरो कर दिया गया है। एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो स्टार्टअप में निवेश करते हैं। मान लो नैया पार एक स्टार्टअप है। अब इस नैया पार को बहुत बड़ा इन्वेस्टर चाहिए। उसे मेरा आइडिया अच्छा लगा कि ऑनलाइन अच्छा कर रहे हैं ये, तो वो नैया पार में इन्वेस्ट करना चाहेगा। पर जब वो इन्वेस्ट करना चाहता है जिस फंड पर, उस फंड को सरकार नज़र में रखती है और टैक्स लगा देती है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टर जो किसी नए आइडिया में इन्वेस्ट करता है उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, और उसके पैसे पे जो टैक्स लगता है उसे एंजल टैक्स कहते हैं। इससे नए लोगों को कोई टैक्स या
नए लोगों को कोई निवेश करना ही नहीं चाहता आइडिया होने के बाद भी, तो सरकार ने इसको जीरो कर दिया है। मैं मानता हूँ सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। इनोवेशन की तरफ सरकार जाना चाहती है और जाना भी चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो जो सैलरी वाले लोग हैं वो खुशी हो रहे होंगे कि कम से कम 25,000 की बचत हुई है, तो उनके नज़रिए से ये बजट बड़ा अच्छा है। कॉरपोरेशन टैक्स को कम कर दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट को 30% से बढ़ा दिया गया है। इस बजट में जो सबसे अच्छी बातें थी वो ये हैं, रोजगार के लिए बजट में पिटारा खोला गया है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास रोजगार और स्किल पर सरकार खर्च करने के लिए तैयार हो गई है। अच्छी बात है, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रोजगार के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनको हम आगे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हमने नज़रिया भी देख लिया है, चीज़ों को समझ भी लिया है। इस बजट से क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा वो यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा कर दी है कि ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये आपकी आम जानकारी के लिए ठीक है, पीएससी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आइए बजट का आकार समझते हैं। अगर आप देखोगे इस साल जो बजट में कुल व्यय करने की बात बोली गई है वो 48 लाख करोड़ रुपए है, पर जो आय होगी वो 32 लाख करोड़ रुपए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां हैं। बचा हुआ जो इसमें डेफिसिट है वो उधार से आएगा। और याद रखना है, बाजार की उधारियां ही फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। फिजिकल डेफिसिट और कुछ नहीं है, मार्केट बोरोइंग है। बाजार की उधारियां राजकोषीय घाटा के रूप में परिभाषित होगा। चैलेंज है कि राजकोषीय घाटा हम कम करना चाहते हैं, तो अभी सकल घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा हम अनुमानित कर रहे हैं वो 4.9 है। खुशी की बात यह है कि 0.2% राजकोषीय घाटे में कमी के लक्षण दिख रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि शायद हम अब उधारियों की तरफ कम जाना शुरू कर दिए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष इस राजकोषीय घाटे को 4.5 के नीचे लाने का प्रयास करना है। जिस हिसाब से सरकार चल रही है संभव है कि वो ये लक्ष्य को पा लेगा। बजट का फोकस कहाँ पर है एमपीपीएससी के लिहाज से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। बजट का फोकस वहाँ पर किया गया है जहाँ सरकार पहले फोकस नहीं कर पाई, रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। तुम्हारे लिए दुख की बात यह है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कौशल की बात हो, चाहे एमएसएमई की बात हो, ये एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स मेंस में सीधे सीधे टॉपिक दिए गए हैं। तो इसलिए इन टॉपिकों को तुम्हें सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। बजट किसी के काम का हो या ना हो, एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए काम का है। एमएसएमई कौशल पर मैं दूसरे पार्ट में बात करूंगा, रोजगार को लेकर मैं इस पहले पार्ट में बात कर लूंगा, दूसरा पार्ट इसका आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। इस बजट की जो वर्तमान में प्राथमिकताएं तय की गई हैं 2024-25 के बजट की, वो ये 9 प्राथमिकताएं हैं। एमपीपीएससी यहाँ से सीधा प्रश्न पूछेगा कि बजट 2024-25 की प्राथमिकताएं बताइए, तो ये 9 प्राथमिकताएं हैं। जो पैसा आएगा वो इन क्षेत्रों में बांटकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। कैसे काम किया जाएगा, आइए एक एक प्राथमिकताओं को लेकर इसके परतें खोलते हैं और उतना पढ़ते हैं जितना एमपीपीएससी के काम का है। चलिए, पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाने के लिए। याद रखना है कि उत्पादकता ये एमपीपीएससी मेंस में टॉपिक है, वो चुनौतियों के रूप में सामने आ रहा है कि क्या उत्पादकता की चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में और भारत में कृषि से संबंधित। तो उन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो ये पॉइंट सीधे सीधे डाल दिए जाएंगे। ऐसे एमपीपीएससी मेंस में इस कंटेंट को यूज करना है, ये कंटेंट सीधे नहीं पूछा जाएगा। तो क्या किए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं बजट में। मैं केवल 2-3 पॉइंट जो तुम दिमाग में रख पाओ वो बता रहा हूँ। प्रश्न ये आएगा कि मध्य प्रदेश या भारत में जो कृषि की चुनौतियां हैं उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। भाई बजट में ही तो प्रयास किए हैं। पहला प्रयास ये है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जिसमें खनन, उत्खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन, झींगा पालन इत्यादि आ रहे हैं, इन सब के लिए लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इतनी बड़ी राशि निश्चित तौर पर कृषि के लिए वरदान साबित होगी। अगले 2 वर्ष में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। प्राकृतिक खेती को लेकर एमपीपीएससी जरूर प्रश्न पूछेगी, जैविक खेती को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। तो सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन कर रही है। ये फैक्ट सीधे मेंस की कॉपी में छपे होने चाहिए। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। अगर ये लागू होती है तो ये सरकार की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा जो कृषि क्षेत्र में अभी तक की गई है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बजट में
कई सारे प्रावधान हैं एमपीपीएससी के लिहाज से, ये 3 प्रावधान आपको याद रखने हैं। अब आते हैं दूसरी प्राथमिकता पर। दूसरी प्राथमिकता है रोजगार और कौशल को लेकर। अब कौशल और इससे संबंधित एमएसएमई वाला पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे, मैं केवल अभी यहाँ पे रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए कि रोजगार बढ़ाए जाएं, 3 योजनाएं लागू की हैं। एक्चुअली ये 3 योजनाएं क्या हैं समझिएगा। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इस संस्था के तहत यानी ईपीएफओ के तहत रोजगार सृजित करने का प्रयास सरकार कर रही है। यानी ये जो सरकार सब प्रयास कर रही है ये सरकारी प्रयास है। आर्थिक समीक्षा में सरकार ने ये कहा था कि जॉब इसलिए कम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर के भरोसे बैठी है? नहीं, शायद सरकार को ये बात समझ में आ रही है कि रोजगार हमें खुद के दम पे भी जनरेट करने पड़ेंगे, उसके लिए ईपीएफओ का सहारा लिया जा रहा है। तो ईपीएफओ जो कि एक संगठन है उसके तहत सरकार ने 3 स्तर पर रोजगार देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। उनका नाम दिया है स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। तो ईपीएफओ के तहत 3 स्कीम है जो भारत में रोजगार सृजित करेंगी, ऐसा बजट में लिखा है। जो पहली स्कीम है, अब आप उसमें देखो योजना 1, ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को स्कीम ए में रखा गया है। योजना बी में विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार देने की इच्छा रख रहे हैं, ऐसे लोगों को योजना बी में रखा गया। और योजना सी में नियोक्ताओं को सहायता देने का संदर्भ रखा गया। सर हमें इन तीनों में से कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे समझाइए। मैं समझाता हूं, समझिए। स्कीम ए कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होता है रोजगार के लिए, तो उसको पहले महीने 15,000 की सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। पर इसमें भी झोल ये है कि ये राशि एक मुश्त नहीं मिलेगी, 3 किस्तों में प्राप्त होगी। पर शर्त इसमें दूसरी ये है कि केवल उसी व्यक्ति को जिसकी 1 लाख से कम सैलरी हो। अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है तो आप इस स्कीम से बाहर स्वतः हो जाएंगे। पहली स्कीम समझ में आ गई। अब दूसरी स्कीम वाले कौन है? दूसरी स्कीम में सरकार ने ये व्यवस्था की है रोजगार सृजित करने के लिए कि ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, विनिर्माण में लगे हुए हैं, अगर वो लोग अपने एम्प्लॉय को 20% ज़्यादा तनख्वाह देते हैं और ये तनख्वाह का गैप अगर 6,000 है, तो इसका भुगतान पहले 2 साल सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि रोजगार सृजित हो पाए और लोग बाहर ना जाएं और उसमें अच्छे से काम कर पाएं। और ये सहायता तुमको अगले 4 साल तक दी जाएगी। पहले 2 साल आपको फुल 100% 6,000 का गैप या अप टू 20% की हेल्प दी जाएगी। अगर तुम किसी को रोजगार नियोक्ता के रूप में रखते हो, उसको पेमेंट देते हो, पैसा कम पड़ता है, तो इतनी सहायता तुमको सरकार करेगी। अगले 4 साल तक का प्रॉमिस कर रही है सरकार। 2 साल 100%, उसके बाद जो सरकार डिसाइड करे 50% या 30%, इससे भी रोजगार सृजित होगा। तीसरा है स्कीम नंबर 3, ये उन लोगों के लिए है जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले, नैया पार जैसे लोगों के लिए। हमारे यहाँ भी 29-30 लोग काम कर रहे हैं। तो नैया पार में जो नॉन फैक्चरिंग वाले मैंने दिया है, सरकार मुझसे कह रही है कि तुम स्टाफ को बढ़ाओ। अगर प्रति स्टाफ अप टू 3,000 पर महीने तुम पे लोड आता है तो उसका भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा 2 साल तक। मान लो कि मेरे को एक स्टाफ की जरूरत है, मैं उसको 15,000 रुपये पे कर रहा हूँ। सरकार कह रही है कि तुम दूसरा स्टाफ भी रख लो। तो मैंने कहा कि इस स्टाफ को पे करने के बाद मेरे पास 12,000 रुपये हैं, 3,000 की कमी पड़ रही है, मैं कहाँ से करूँगा? सरकार कह रहा है डोंट वरी, तुम 12,000 पे करो, तो 3,000 का लोड आ रहा है, उस लोड को मैं झेलूंगा। इस प्रकार से नए लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। अब ये शेख चिल्ली के ख्याल हैं या धरातल पर योजना उतर पाएगी, इसके लिए तो हम आगे समय के साथ देखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रयास किए जा रहे हैं नैप्स की तर्ज पर। अच्छा, ये नैप्स क्या है? यह भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था, आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना हो। ये प्रोग्राम लगभग फेल ही हो चुका है। जस्ट उसी की तर्ज पर 5 साल तक 1 करोड़ युवाओं को 500 मल्टीपल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत, कंपनियों के तहत 5,000 मासिक मानदेय के साथ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। अब इस योजना पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि नैप्स फेल हुआ है। इंटर्नशिप में कौन कितना इन्वॉल्वमेंट होगा वो इसकी स्किल पे निर्भर करता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये योजना सफल हो जाए तो कम से कम 60-70 लोगों के रोजगार की खपत की व्यवस्था हो जाएगी, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। कौशल के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना लाई गई है। 25,000 छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, कोलेट्रल फ्री होगा, मतलब किसी प्रकार की कोई गारंटी का कागज सरकार की तरफ से रखा जाएगा। यह केवल 1 लाख स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसमें 3% बाउचर, ई बाउचर के रूप में उसको बैक कर दिया जाएगा। ई बाउचर से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है, आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तीसरी प्राथमिकता है समावेशी मानव संसाधन और विकास सामाजिक न्याय के लिए। पीर-पैंती में कमेंट करके बताइए पीर-पैंती कहाँ है। पीर-पैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र सहित विद्युत परियोजनाएं लगभग 21,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाओं को स्थापित किया जाएगा। ये दोनों ही फैक्ट आपके एमपीपीएससी मेंस और प्री के लिए फायदेमंद है। इस बजट में अच्छी बात मुझे लगी समावेशी विकास के लिए कि स्टाम्प ड्यूटी को कम किया गया है, इससे जो चोरी हो रही थी वो रुकेगी। दूसरा, लोग उसमें जो प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं वो थोड़े से आगे आएंगे तो समावेशी विकास दिखेगा। दूसरा, समावेशी विकास के लिए मुझे लगता है रूरल लैंड के लिए जो भू आधार लाया जा रहा है, इससे उनकी पहचान बहुत अच्छे से हो पाएगी और उनको वो सुविधाएं मिल पाएंगी जिसके लिए वो तरस रहे हैं। अर्बन लैंड डिजिटलाइज जीआईएस पद्धति के द्वारा जोड़ा जा रहा है, जिससे कल्याण करने में आसानी होगी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने में बड़ी आसानी होगी, रिसोर्स रिलोकेशन बड़ी आसानी से हो पाएगा। वात्सल्य एक योजना लाई गई है जो सुकन्या समृद्धि योजना जैसी ही है, बस उसमें फिक्स्ड रहता है कि आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे भरते हैं तो फिक्स्ड है उसका जो इंटरेस्ट आएगा, पर इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन्वेस्ट का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि आपको इक्विटी में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, और जिस बच्चे के नाम से किए हैं 18 साल तक आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा उसके नाम पर पॉलिसी जाएगी, यह नॉर्मल एनपीएस के रूप में काम करना शुरू कर देगी। तो वात्सल्य 2 मार्कर्स में याद रखना। एमपीपीएससी पूछेगा कि भारत में समावेशी विकास के लिए सरकार ने हाल ही में कौन से कदम उठाए हैं, यही कंटेंट उठा के पूरा रगड़ के चला आना आपका काम हो जाएगा। अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट क्या है, जाकर मेरी क्लास देखो, एप्लीकेशन पर पूरा कंटेंट डला हुआ है। प्राथमिकता नंबर 4 विनिर्माण और सेवाओं के लिए। आपको मालूम है कि विनिर्माण सेवाओं के लिए लोन की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक मुद्रा योजना लाई गई थी। एमपीपीएससी में 2 मार्कर्स में इसका फुल फॉर्म पूछेगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है, सरकार के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों में दिए जाते थे, शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50 से 5 लाख और तरुण 5 से 10 लाख। बजट में इस 10 लाख को बढ़ाकर इसकी जो सीमा है वो कितनी कर दी गई है, 20 लाख। किसकी की गई है, मुद्रा योजना में तरुण वाले पार्ट की। इसीलिए मुद्रा योजना एमपीपीएससी मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बजट में चर्चा में रहा है। प्राथमिकता नंबर 5 शहरी विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी 2.0 है, उसके अंतर्गत 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। चुनिंदा शहरों में अगले 5 वर्षों तक हर साल 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकसित होने के समर्थन की नई योजना लाई जा रही है। इससे स्ट्रीट वेंडर को बहुत सहायता मिलेगी। यह भी समावेशी विकास के लिए बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे जो प्राथमिकता है, तो ऊर्जा संक्रमण पथ नीति दस्तावेज लाया जाएगा। पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु नीति बनाई जाएगी और भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना करेगा। तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए, लंबे तगड़े प्रावधान है एमपीपीएससी के लिहाज से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बुनियादी ढांचा एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स में सीधे सीधे सिलेबस में लिखा हुआ है, इतने करोड़ रुपए, जीडीपी का लगभग 3.4% इसमें खर्च किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू किया जाएगा। ये एमपीपीएससी 2 मार्कर्स की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण अभी शुरू होने वाला है, तो जवाब है 4था। प्राथमिकता 8
नवाचार और अनुसंधान विकास, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापित किया जाएगा। ये अंतरिक्ष व्यवस्था के लिए है, इकोनॉमिक्स में ये कोई स्कोप नहीं है। अगली पीढ़ी में सुधार, एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स के लिए काम का है। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। अगली पीढ़ी में सुधार का मतलब सतत विकास को बताना चाह रहा है, सतत विकास को परिभाषित करना चाह रहा है। अब आते हैं टैक्स को लेकर, जो डायरेक्ट टैक्स है, आयकर है। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में सीधे कितने परसेंट का, 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर संरचना को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है। 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य है, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से अधिक होने पर 30% की प्राप्ति होगी। अब ये देखते हैं कि जो पैसा है वो कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 27% उधारी और लाइबिलिटीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो उधारी से आ रहा है ना। 19% इनकम टैक्स से आ रहा है, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आ रहा है, 18% जीएसटी और अदर टैक्सेस से आ रहा है, 17% कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहा है, 4% कस्टम से, 1% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट है। अच्छा, रुपीज़ गोज टू, पैसा कहाँ जा रहा है? 19% तो ब्याज चुकाने में जा रहा है, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, 6% सब्सिडी में जा रहा है, 21% स्टेट्स के शेयर में जा रहा है, 9% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए जा रहा है, 8% सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम में जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर में 9% और पेंशन पे 4% जा रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, हम इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम कौशल इत्यादि की बात करेंगे वो पार्ट 2 में होगा, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।